Hello friends, Jai Shri Shyam. You are most welcome in this revision session on business trust, investment funds and securitization trust. In all three concepts से related जो भी in detail discussion required और needed था along with background commentary वो तो हमने अपने conceptual sessions में cover किया, लेकिन उन things को आइए हम quickly refresh कर लेते हैं इस revision session में, जिसकी शुरुआत करेंगे फ्रेंड्स हम business trust से. Actually business trust से related ये जो भी provisional aspect exist कर रहा है मैंने एक डायग्राम के साथ ही आपके साथ में डिस्कस इनिशियली किया था. मैं उसी से जो थिंग्स है वो आपको रिफ्रेश कराना शुरू करता हूं. फ्रेंड्स फर्स्ट स्टेज पर जहां हमारे एसएससी स्पॉन्सर बनते हैं, मैं याद दिला दूं आपको, स्पॉन्सर जिनके पास में स्पेशल पर्पस व्हीकल के शेयर्स हमें नजर आते हैं वो उन शेयर्स को क्या करेंगे, बिजनेस ट्रस्ट को हैंड ओवर कर देंगे. बिजनेस ट्रस्ट से इसके बदले में उनको यूनिट्स अलॉट होंगी. इस ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर नहीं माना जाएगा. कैपिटल गेन के पर्पस के लिए जो ट्रांजैक्शन है ये लॉ मेकर्स ने एग्जेम्प्ट कर रखा है, लेकिन सब्सिक्वेंटली जब उन यूनिट्स को ये स्पॉन्सर आगे बेचेंगे तब उस टाइम पर कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन के लिए कॉस्ट की बात आएगी. तो सिंस इन यूनिट्स का ओरिजिन एसपीबी के इन शेयर्स से है तो एसपीबी के शेयर्स के लिए उस स्पॉन्सर ने जो खर्च किया होगा वही इन अलॉटेड यूनिट्स की कॉस्ट कहलाएगा. जब वो इन यूनिट्स को आगे बेचेंगे तो कैपिटल गेन का नेचर डिटरमाइन करने की आएगी, तो जो पीरियड ऑफ होल्डिंग पर डिपेंड करता है तो इन यूनिट्स के अपने पीरियड ऑफ होल्डिंग के साथ साथ जो इनसे पहले एसपीबी के शेयर्स वो स्पॉन्सर होल्ड कर रहे थे उन एसपीबी के शेयर्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग भी यहां कंसीडर कर लिया जाएगा. एंड माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स जो एसटीटी के लिए भी लाइवेबल बनाई गई हैं, अगर हम रिलायंस के शेयर्स जैसे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू डील करते हैं तो एसटीडी देना पड़ता है. वैसे ही अगर मैं बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स आरएससी के थ्रू डील करूंगा तो एसटीडी जाएगा. तो अगर एसटीडी के लिए चार्जेबल ट्रांजैक्शन से अगर एसटीसीजी आएगा तो वो 111 ए में 20% की रेट से टैक्स के लिए चार्जेबल बना दिया जाएगा. और अगर एसटीडी के लिए चार्जेबल इन इस ट्रांजैक्शन से एलटीसीजी आएगा तो 112 ए में 1,25,000 से ज्यादा के एलटीसीजी पर 12.5% की रेट से जो टैक्स है वो निकाल दिया जाएगा. लेकिन सपोज स्पॉन्सर के द्वारा इन यूनिट्स को प्राइवेटली ट्रांसफर किया जाता है, मान लेते हैं कि वो आरएससी के थ्रू डील नहीं करते तो एसटीडी नहीं जाता, तो ऐसे केस में जो एसटीसीजी आएगा तो उस केस में टैक्स कैसे लगाया जाएगा. तो रिकॉल कीजिए, एसटीसीजी एक नॉर्मल इनकम होती है, नॉर्मल रेट से उसको टैक्स के लिए चार्जेबल बनाया जाता है. हां उसका सेक्शन 111 ए एक्सेप्शन है, लेकिन वो केवल एसटीडी के लिए चार्जेबल ट्रांजैक्शन से राइज होने वाले एसटीसीजी पर लगता है. तो अगर स्पॉन्सर ने बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स को बेचा और प्राइवेटली ट्रांसफर किया, एसटीडी नहीं गया, उस ट्रांजैक्शन से स्पॉन्सर को जो एसटीसीजी आएगा उस पर नॉर्मल रेट से टैक्स लगाया जाएगा. इसी तरह से अगर एलटीसीजी आएगा तो 112 में 12.5% की रेट से फ्लैट टैक्स लगा दिया जाएगा. अब स्पॉन्सर के लेवल के बाद में हम आगे हमने मूव किया और हम गए बिजनेस ट्रस्ट के लेवल पर कि बिजनेस ट्रस्ट की टोटल इनकम पर अगर हमें टैक्स निकालना हो तो वो कैसे निकाला जाएगा. तो रिकॉल कीजिए फ्रेंड्स, बिजनेस ट्रस्ट को स्पेशल पर्पस व्हीकल से जो डिविडेंड की इनकम हुई हो वो लॉ मेकर्स ने बिजनेस ट्रस्ट के एंड्स में 1023 एफसी में एग्जेम्प्ट की और पेयर एसपीबी को रिक्वायर किया कि इस डिविडेंड पर आप इस बिजनेस ट्रस्ट का टीडीएस मत काटना. अगर सपोज बिजनेस ट्रस्ट को एसपीबी से इंटरेस्ट की इनकम हुई हो तो उस इंटरेस्ट इनकम को भी लॉ मेकर्स ने बिजनेस ट्रस्ट के एंड्स में 1023 एफसी में एग्जेम्प्ट कर दिया और पेयर एसपीबी को रिक्वायर किया कि आप इस इंटरेस्ट पेमेंट पर इनका टीडीएस मत काटना. अगर सपोज बिजनेस ट्रस्ट हमारे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है और उन्हें रेंटल इनकम अगर डिराइव हुई है तो रेंटल इनकम भी बिजनेस ट्रस्ट के हैंड्स में, रीट के हैंड्स में 1023 एफसीए में एग्जेम्प्ट कर दी और पेयर टेनेंट को रिक्वायर किया कि आप इस रेंट पेमेंट पर इस रीट का टीडीएस मत काटना. अगर सपोज हमारे बिजनेस ट्रस्ट को एसटीडी के लिए चार्जेबल ट्रांजैक्शन से एसटीसीजी की इनकम हुई तो जो टैक्स है वो 111 के अकॉर्डिंगली लगाया जाएगा. अगर उन्हें एसटीडी के लिए चार्जेबल ट्रांजैक्शन से एलटीसीजी की इनकम हुई तो जो टैक्स है वो 112 ए की रेट से लगाया जाएगा. फाइनेंस एक्ट 2025 ने इसको और अफर्म भी कर दिया. एंड अगर सपोज नॉन एसटीडी ट्रांजैक्शन से एलटीसीजी अगर आएगा तो 112 से टैक्स लगाया जाएगा.
एंड माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस ट्रस्ट की टोटल इनकम में जो भी बची हुई इनकम होंगी, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को रेंटल इनकम हो या कोई भी नॉर्मल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से एसटीसीजी की इनकम हो, तो जो टैक्स है वो मैक्सिमम मार्जिनल रेट से लगाया जाएगा। मैक्सिमम मार्जिनल रेट को लेकर भी हमने डिस्कशन किया था कि अगर नॉर्मली मैक्सिमम मार्जिनल रेट के लिए हम 42.744% यूज करते हैं। याद कीजिए फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ में मैटीएमटी में जो एज अ होल डिस्कशन है वो एमएमआर को लेकर तब कर रखा है। सेक्शन 2 क्लॉज 29C में एमएमआर का जो मीनिंग लॉ मेकर्स ने हमें इंडिविजुअल पर बेस्ड जो प्रोवाइड किया है, याद कीजिए फ्रेंड्स, वहां हमने ये बात डिस्कस की थी ना कि अगर हमारे एसएससी इंडिविजुअल एचयूएफएओपी बीओआई एजेपी होंगे तो बाय डिफॉल्ट मतलब अगर वो 115 बीएससी के डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फिर वहां सरचार्ज का मैक्सिमम रेट 25% उसको यूज में लेते हैं तो एमएमआर 39% आता है। और अगर वो 115 बीएससी से शिफ्ट आउट कर ले तो फिर जो सरचार्ज है वो 37% तक जाने का चांस बनता है, तो एमएमआर 42.744% कहलाता है। बिजनेस ट्रस्ट से इसको कनेक्ट करते हैं फ्रेंड्स। बिजनेस ट्रस्ट अगर कंपनी की तरह सपोज रजिस्टर्ड है तो किसी भी अदरवाइज केस में तो 115 बीएससी का कोई रेलिवेंस होता ही नहीं। और एमएमआर का मीनिंग जो इंडिविजुअल पर बेस्ड है, हम एक इंडिविजुअल के लिए हाईएस्ट जो टैक्स स्लैब रेट है दैट इज 30% वो रखते हैं। एक इंडिविजुअल के लिए इनकम टैक्स एक्ट में मैक्सिमम जो सरचार्ज लग सकता है 37% वो ऐड करते हैं, 4% सेस के बाद में एमएमआर तक पहुंचते हैं। अब अगर सपोज हमारे बिजनेस ट्रस्ट कंपनी की तरह रजिस्टर्ड है तो वो केस यहां तो कभी आ ही नहीं सकता। 115 बीएससी का उस केस में तो कभी इनफैक्ट कोई रेलिवेंस हमें देखने को मिल सकता ही नहीं। तो वहां तो जो एमएमआर है वो बाय डिफॉल्ट 42.744% बन जाएगा। और अगर स्पेसिफिकली कहा जाए कि जो बिजनेस ट्रस्ट है वो एज एन एओपी एग्जिस्ट कर रहा है और उसने 115 बीएससी के डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से शिफ्ट आउट ऑप्ट नहीं किया है, मतलब वो 115 बीएससी के डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस तरह के केस में जो एमएमआर है वो 39% हम कंसीडरेशन में लेकर चलेंगे। ये सारी चीजें हमने तब डिस्कस जो की थी वो मैंने क्विकली अभी आपको यहां रिफ्रेश कराई। एंड बिजनेस ट्रस्ट के लिए माय डियर फ्रेंड्स जो रिटर्न की फर्निशिंग है वो ऑल केसेस में मैंडेटरी बनाई गई है। याद कीजिए फ्रेंड, सेक्शन 139(4)(e) से हमने ये जो बात है वो वहां डिस्कस की भी थी। एक्चुअली हम फिर थर्ड लेवल पर आ गए थे जहां पर हमने अपने एसएससी यूनिट होल्डर को बनाया। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब हमारे जो एसएससी हैं वो बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट होल्डर्स हैं। तो बिजनेस ट्रस्ट जब अपनी इनकम अपने यूनिट होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बिजनेस ट्रस्ट जब अपनी इनकम अपने यूनिट होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि यूनिट होल्डर को जो इनकम मिलेगी उसका नेचर एंड प्रोपोर्शन क्या कहलाएगा। वही सेम जो बिजनेस ट्रस्ट का उनकी टोटल इनकम के लिए उनके हैंड्स में रहा होगा। हमने एक केस भी डिस्कस किया था कि बिजनेस ट्रस्ट की टोटल इनकम में अगर ये कंपोनेंट इस प्रोपोर्शन में थे तो जो यूनिट होल्डर को अमाउंट मिलेगा उसके लिए भी उसी प्रोपोर्शन में जो अमाउंट है वो कंसीडर किए जाएंगे। तो जो नेचर एंड प्रोपोर्शन है वो बिल्कुल यूनिट होल्डर के हैंड्स में वही सेम कहलाएगा जो बिजनेस ट्रस्ट की टोटल इनकम का बिजनेस ट्रस्ट के हैंड्स में रहा होगा। लेकिन व्हाट अबाउट टैक्स इंप्लीकेशन? तो फ्रेंड्स जो इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीवी वाला कंपोनेंट बिजनेस ट्रस्ट से यूनिट होल्डर को गया होगा वो जो बिजनेस ट्रस्ट के हैंड्स में आपने 1023 एफसी में एग्जैम्प्ट कर रखा है। हां, वो इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीवी वाला जो कंपोनेंट है वो अब यूनिट होल्डर के हैंड्स में टैक्स के लिए चार्जेबल बनेगा। पक्की बात है। किस रेट से? तो अगर यूनिट होल्डर नॉन रेजिडेंट है तो 5% की रेट से 115A जो हमने डिस्कस किया था वो आपने रिकॉल करना है। और अगर वो यूनिट होल्डर रेजिडेंट है तो नॉर्मल टैक्स रेट से उसे टैक्स के लिए चार्जेबल बनाया जाएगा। अब ये इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीवी का कंपोनेंट अगर यूनिट होल्डर के हैंड्स में टैक्सेबल बन रहा है तो इस पर उनका टीडीएस कट जाए, कोई बुराई नहीं है। हां, बिजनेस ट्रस्ट की ड्यूटी होगी कि वो इस इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीवी के पास ऑन किए जाने वाले कंपोनेंट पर यूनिट होल्डर का टीडीएस काटे। सर किस रेट से टीडीएस कटेगा? अगर पेई एनआर यूनिट होल्डर है तो उनका 5% से, और अगर रेजिडेंट यूनिट होल्डर है तो 10% से। देन सपोज जो बिजनेस ट्रस्ट है वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, उनको जो रेंटल इनकम होती है अभी डिस्कस किया था 1023 एफसीए में, रीट के एंड्स में तो एग्जेम्प्ट होती है और पास थ्रू ट्रीटमेंट है। मतलब रीट जब इस रेंटल इनकम को आगे यूनिट होल्डर को पास ऑन करेगा तो बेचारे यूनिट होल्डर भुगतेंगे। हां, जो भी रेंटल इनकम ऑफ रीट का कंपोनेंट जिस यूनिट होल्डर को जितना मिलेगा वो यूनिट होल्डर के हैंड्स में टैक्स के लिए चार्जेबल बनेगा एट नॉर्मल रेट। जो भी यूनिट होल्डर चाहे रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है
पर जो भी अदरवाइज एप्लीकेबल रेट है उससे ये जो रेंटल इनकम ऑफ रीट वाला जो कंपोनेंट है वो टैक्स किया जाएगा। अब जब ये रेंटल इनकम ऑफ रीट यूनिट होल्डर के लिए टैक्सेबल बन ही रहा है तो इस पर रीट उनका टीडीएस काट लेंगे, इसमें कोई बुराई है क्या? नहीं, बिल्कुल काटा जाएगा। टीडीएस किस रेट से डिडक्ट किया जाएगा? अगर पे यूनिट होल्डर रेसिडेंट है तो उसके लिए इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीबी की तरह यहां रेंटल इनकम ऑफ रीट पर भी सेम 10% से टीडीएस काटा जाएगा। लेकिन अगर यूनिट होल्डर नॉन रेसिडेंट है तो उसका इनफोर्स रेट से जो टीडीएस है वो काटा जाएगा। वो इनफोर्स रेट सेक्शन 195 में फॉरेन टैक्सेशन चैप्टर में हमें देखने को मिलेंगी। एक्चुअली फॉरेन कंपनी पे के लिए 35%, अदर एनआर पे के लिए 30% सब्जेक्ट टू सरचार्ज एंड सेस। तो उसी से इस रेंटल इनकम ऑफ रीट के अमाउंट पर एनआर का रीट के द्वारा जो टीडीएस है वो काटा जाएगा। सेक्शन 194 एलबीए में हमने टैक्स डिडक्शन की ये बातें डिस्कस जो की थी वो क्विकली आपको रिफ्रेश हो गई होंगी। एंड अब हमें केस ऐसा देखने को मिला, कैसा कि जो स्पेशल पर्पस व्हीकल दैट इज इंडियन कंपनी है उन्होंने जो डिविडेंड है वो बांटा। तो बिजनेस ट्रस्ट मतलब जिनके पास में एसपीबी का कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होता है, मेजरली डिविडेंड का अमाउंट बिजनेस ट्रस्ट के पास आया। ये तो अभी हमने रिफ्रेश कर ही लिया था कि बिजनेस ट्रस्ट के लिए वो 1023 एफसी में एग्जेम्प्ट है। लेकिन बिजनेस ट्रस्ट ने जब उस डिविडेंड को आगे यूनिट होल्डर्स को पास ऑन किया तो यूनिट होल्डर के लिए जो टैक्स इंप्लीकेशन है वो डिपेंड करता है इस बात पर कि एसपीबी ने सेक्शन 115 बीडब्ल्यू ऑप्ट किया है या नहीं। अगर एसपीबी ने सेक्शन 115 बीडब्ल्यू ऑप्ट कर रखा है तो इसका रिजल्ट यह आएगा कि यूनिट होल्डर को डिविडेंड का जो रिसीव्ड अमाउंट है वो टैक्सेबल कराना पड़ेगा। अगर एसपीबी ने 115 बीडब्ल्यू ऑप्ट नहीं किया है, अगर 115 बीडब्ल्यू उन्होंने ऑप्ट नहीं किया है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा कि यूनिट होल्डर मौज करें, यूनिट होल्डर के लिए भी वो जो डिविडेंड की रिसीट है जो वो एग्जेम्प्ट बन जाएगी। सेक्शन 1023 एफडी में वो एग्जेम्प्ट बन जाएगी। तो वास्तव में जो डिविडेंड फ्रॉम एसपीबी वाला जो कंपोनेंट है वो यूनिट होल्डर के एंड्स में तब टैक्सेबल होगा जब एसपीबी ने सेक्शन 115 बीडब्ल्यू का जो ऑप्शन है वो एक्सरसाइज कर रखा हो। यस, ऐसे केस में वो यूनिट होल्डर के लिए हम नॉर्मल रेट से टैक्स के लिए चार्जेबल बनाएंगे। यूनिट होल्डर चाहे रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, उन पर जो भी अदरवाइज एप्लीकेबल रेट बन रहा होगा उसी से हम उस डिविडेंड को टैक्स के लिए चार्जेबल बना देंगे। अब ऐसे केस में अगर बिजनेस ट्रस्ट उनका टीडीएस काटे तो कोई बुराई है क्या? नहीं। तो हां, ऐसे केस में बिजनेस ट्रस्ट के द्वारा 10% से जो टीडीएस है वो काटा जाएगा, चाहे पे एनआर हो या रेजिडेंट यूनिट होल्डर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप ये इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीबी वाला कंपोनेंट छोड़ दें, रेंटल इनकम ऑफ रीट वाला कंपोनेंट छोड़ दें और अगर डिविडेंड फ्रॉम एसपीबी वाला उस केस में जिस केस में एसपीबी ने 115 बीडब्ल्यू ऑप्ट कर रखा है तो उस केस में जो डिविडेंड फ्रॉम एसपीबी भी यूनिट होल्डर के लिए जो टैक्सेबल होना है उसको अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो भी इनकम बिजनेस ट्रस्ट से यूनिट होल्डर को आ रही होंगी वो इनकम सेक्शन 1023 एफडी में यूनिट होल्डर के हैंड्स में एग्जेम्प्ट कर दी गई हैं। तो सेक्शन 1023 एफडी में जो भी बाकी इनकम्स हैं वो यूनिट होल्डर के लिए एग्जेम्प्टेड बना दी गई हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हमने यहां पर डिस्कस किया था कि जो यूनिट होल्डर है उसके लिए इनकम का नेचर एंड प्रोपोर्शन वही सेम होगा जो बिजनेस ट्रस्ट का बिजनेस ट्रस्ट की टोटल इनकम के लिए उनके हैंड्स में रहा होगा। तो ये कैसे पता लगेगा? तो बिजनेस ट्रस्ट को अप्लाई किया गया है कि वो एक स्टेटमेंट इनकम के कंपोनेंट्स प्रोपोर्शन वगैरह को स्पेसिफाई करते हुए अपने ईच यूनिट होल्डर को सेंड करेंगे एंड प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी को फर्निश करेंगे। सेक्शन 115 यूए में माय डियर फ्रेंड्स इस तरह का जो ऑब्लिगेशन है और इससे रिलेटेड जो प्रेस्क्रिप्शन है वो हमने नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास में एडिशनली डिस्कस किए थे विद द हेल्प ऑफ रूल 12 सीए। ठीक है, अच्छा, अब ये तो मैंने बेसिक जो डिस्कशन था बिजनेस ट्रस्ट के लिए टैक्स इंप्लीकेशन वाला वो आपको यहां रिफ्रेश कराया। अच्छा, एक और चीज मैं आपको रिकॉल करा देता हूं कि सपोज कोई नॉन रेजिडेंट बिजनेस ट्रस्ट में यूनिट होल्डर नहीं बनना चाहता, बिजनेस ट्रस्ट ने अपने रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड मान लेते इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर लाइक गिफ्ट सिटी में किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करा रखे हैं। वो नॉन रेजिडेंट क्या करता है, एज डेट जो पैसा है वो बिजनेस ट्रस्ट में लगाता है। लाइक बिजनेस ट्रस्ट के वो जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में जो लिस्टेड बॉन्ड्स है उनको खरीद लेता है। तो जो इंटरेस्ट की इनकम नॉन रेजिडेंट को आएगी हम डिस्कस करेंगे फॉरेन टैक्स चैप्टर में सेक्शन 115A जहां 9% की रेट से वो टैक्स के लिए चार्जेबल बनाई गई है। और वहीं 194 एलसी की भी हम बात करेंगे कि सेम रेट से बिजनेस ट्रस्ट के द्वारा एनआर का जो टीडीएस है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो अगर बिजनेस ट्रस्ट एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग करता है मतलब
एनआर सपोज बिजनेस ट्रस्ट के आईएफएससी में लोकेटेड आरएससी में लिस्टेड बॉन्ड के थ्रू पैसा उनमें लगाते हैं, तो ऐसे केस में उन बॉन्ड पर जो इंटरेस्ट मिलेगा एनआर के लिए 9% से टैक्स के लिए चार्जेबल बनेगा, उतना ही जो टीडीएस है वो बिजनेस ट्रस्ट के द्वारा एनआर का काटा जाएगा। ये बातें हालांकि फॉरेन टैक्सेशन चैप्टर में मेनली आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन जब आप फॉरेन टैक्सेशन चैप्टर देख लेने के बाद में इस डायग्राम को रिफ्रेश करेंगे तब उस टाइम पर आप चीजों को इंटरलिंक कर पाए, इसके लिए मैंने वो जो पार्ट है वो यहां पर ब्रीफली आपके साथ में डिस्कस किया था, जिसको क्विकली मैंने अभी यहां रिफ्रेश कराया। अब बिजनेस ट्रस्ट को लेकर माय डियर फ्रेंड्स जो फाइनेंस एक्ट 2023 की अमेंडमेंट्स हमने जो और डिस्कस की थी, मुझे वो अब आपको आगे रिफ्रेश करानी है। देखिए हो सकता है कि बिजनेस ट्रस्ट के लेवल पर सर्टेन रिसीट्स ऐसी हुई हो जो उनके हैंड्स में टैक्स के लिए चार्जेबल ना बननी हो, जो एक्चुअली कैपिटल रिसीट्स वगैरह के नेचर की हो, राइट। तो अगर बिजनेस ट्रस्ट के लेवल पर कुछ रिसीट्स ऐसी हैं जो कैपिटल रिसीट्स का नेचर रखती हैं, जो बिजनेस ट्रस्ट के एंड्स में टैक्स के लिए चार्जेबल नहीं बनी है, और जब उन्होंने यूनिट होल्डर्स को वो अमाउंट पास ऑन किया, लाइक रीपेमेंट ऑफ डेट के नाम पर या रिडेम्पशन ऑफ यूनिट के तौर पर, वो अमाउंट जब यूनिट होल्डर को पास ऑन हुआ तो यूनिट होल्डर ने भी सेक्शन 10 ये देखा कि बस इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीबी, डिविडेंड फ्रॉम एसपीबी, वो भी तब जब एसपीबी ने 115 बीडब्ल्यू ऑप्ट किया हो, और रेंटल इनकम ऑफ रेट, इनके लिए मेरे हैंड्स में टैक्स है, बाकी के लिए सेक्शन 1023 एफडी जिंदाबाद है ना, बाकी मेरे लिए सेक्शन 1023 एफडी में एग्जेम्प्ट है, तो वो भी उन रिसीट्स को 1023 एफडी में एग्जेम्प्ट करा लेता था। तो बिजनेस ट्रस्ट के लेवल पर जो रिसीट्स हुई जो बिजनेस ट्रस्ट के लिए अदरवाइज टैक्सेबल नहीं बन पा रही थी, हां लाइक कैपिटल रिसीट्स वगैरह होने की वजह से, वो जब उन्होंने रिडेम्पशन ऑफ यूनिट के नाम पर यूनिट होल्डर को पास ऑन की, तो यूनिट होल्डर ने भी 1023 एफडी का शेल्टर लेकर वो भी टैक्सेशन से बच गया। तो ये जो ड्वेल नॉन टैक्सेशन है, ये जो 12 एग्जेम्पशन है कि बिजनेस ट्रस्ट एज वेल एज यूनिट होल्डर कहीं पर भी टैक्सेबल ये अमाउंट नहीं हो पा रहा, इसको कर्व करने के लिए जो अमेंडमेंट लाई गई, कहां अदर सोर्सेस के चार्जिंग सेक्शन 56 में सबसेक्शन 2 में क्लॉज 12 से हमने वो फिर डिस्कस की थी, वो भी जरा रिफ्रेश कीजिए। सुनिए, सपोज कोई अमाउंट जो इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीबी नहीं है, डिविडेंड फ्रॉम एसपीबी नहीं है, ठीक है, जो रेंटल इनकम ऑफ रीट भी नहीं है, और जो 115 यूए में बिजनेस ट्रस्ट के एंड्स में अदरवाइज टैक्सेबल भी नहीं होना है, जैसे कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के नेचर की इनकम बिजनेस ट्रस्ट के लेवल पर नहीं हुई है, या कोई अदर इनकम जो एमएमआर पर टैक्सेबल होनी है, ऐसी भी कोई इनकम वहां पिक्चर में नहीं दिख रही है, अदरवाइज ही कोई रिसीट जो बिजनेस ट्रस्ट के लेवल पर हुई होगी। अब अगर ऐसा कोई अमाउंट यूनिट होल्डर बिजनेस ट्रस्ट से रिसीव करता हुआ नजर आएगा, तो यूनिट होल्डर के लिए अदर सोर्सेस हेड में एक अमाउंट टैक्स के लिए चार्जेबल बनाया जाएगा। जैसे रिडेम्पशन ऑफ यूनिट के नाम पर वो अमाउंट पास ऑन किया जा रहा है बाय बिजनेस ट्रस्ट टू इट्स यूनिट होल्डर। तो यूनिट होल्डर ने बिजनेस ट्रस्ट की जब यूनिट्स ली थी वो 1 लाख रुपीज की ली थी। अब बिजनेस ट्रस्ट ने क्या किया, वो 1 लाख रुपीज प्लस 50,000 रुपीज वो कैपिटल रिसीट्स वगैरह के नेचर का जो अमाउंट है वो मिला के उनको 150 रिटर्न कर दिया। तो अब ये जो 150 मिल रहा है यूनिट होल्डर को, इसमें से वो कॉस्ट ऑफ यूनिट घटा के एक्सेस जो 50,000 उससे अदर सोर्सेज में टैक्स कराए, ये लॉ मेकर्स मैसेज सेक्शन 56 से सबसेक्शन 2 क्लॉज 12 से लॉ में माय डियर फ्रेंड्स लेकर आए। यस, तो अब क्या बात यहां निकल कर आ रही है, कोई भी स्पेसिफाइड सम जो यूनिट होल्डर के द्वारा बिजनेस ट्रस्ट से ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर रिसीव किया गया, वो उनके लिए अदर सोर्सेज हेड में टैक्स के लिए चार्जेबल बनेगा। सर ये स्पेसिफाइड सम क्या बला है? तो स्पेसिफाइड सम के लिए माय डियर फ्रेंड्स रिकॉल कीजिए जरा। एक तो वो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड फ्रॉम एसपीबी, जो बिजनेस ट्रस्ट को एसपीबी से मिला उन्होंने यूनिट होल्डर को बांट दिया। दूसरा रेंटल इनकम ऑफ रीट, ओके। तीसरा जो बिजनेस ट्रस्ट के हैंड्स में इनकम टैक्स के लिए चार्जेबल बनती हैं, एक तो वो कैपिटल गेन वाले अमाउंट, और जो बैलेंस इनकम होती है वो इनकम जो एमएमआर पर टैक्स के लिए चार्जेबल बनती हैं। तो लॉ मेकर्स ने ये मैसेज पास ऑन किया कि ये जो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड फ्रॉम एसपीबी, रेंटल इनकम ऑफ रीट और जो बिजनेस ट्रस्ट के एंड्स में टैक्स के लिए चार्जेबल अमाउंट बनता है, इसके लिए तुमने अदरवाइज टैक्स इंप्लीकेशन या एग्जेम्पशन के स्पेशल प्रोविजन दे रखे हैं, तो इनको हटाओ, इनको हटाओ। ये वाले जो आइटम्स है इनको हटाकर जो अमाउंट बचेगा, हां वो अमाउंट यहां पर जो बिजनेस ट्रस्ट से यूनिट होल्डर को पास ऑन हो रहा होगा, उसमें से यूनिट होल्डर जो अमाउंट उसने जब यूनिट्स ली थी तब बिजनेस ट्रस्ट को जो दिया था वो माइनस कर ले।
हाँ, और फिर जो रिजल्ट आएगा नॉर्मली वो स्पेसिफाइड सम कहलाएगा। यहां पर जो माइनस सी है उसके लिए मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था कि मैंने तो सिंप्लीफाइड मैनर में ये जो लीगल लैंग्वेज है वो दी है। एक्चुअली 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 12 में तो यहां तक लॉ मेकर्स ने लिख दिया है क्या कि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर या अर्लियर ईयर्स में सेम यूनिट होल्डर या कोई अर्लियर यूनिट होल्डर ने जो सम रिसीव किया था वो सब यहां पर ए में कंसीडर किया जाएगा। तो अब ऐसे तो जो अर्लियर यूनिट होल्डर को अगर कोई सम रिसीव हुआ था तो तब भी 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 12 लगे चांस बनता है वो अमाउंट जो पहले ही टैक्सेबल हो चुका हो उस पर दोबारा इस यूनिट होल्डर को टैक्स किया जाए, क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं। इसके लिए लॉ मेकर्स ने वो अमाउंट जो अर्लियर प्रीवियस ईयर में अगर टैक्सेबल हो चुका है, अगर कोई हो चुका है नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तो उसे और यहां पर हम आउट कर देंगे। अगर ए माइनस बी जो मेनली आपको देखने को मिलेंगे ये रिजल्ट नेगेटिव आता है तो वो जीरो कंसीडर कर लिया जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, हां, लॉ मेकर्स ने जो बिजनेस ट्रस्ट के लेवल पर भी टैक्सेबल ना हो और यूनिट होल्डर भी जिसको एग्जेम्प्ट करा पाए उसको यूनिट होल्डर के लेवल पर टैक्स कर दिया जाए, इसके लिए वो ये लॉ लेकर आए। अब यहां पर भी एक दिक्कत हो सकती थी कि भाई एक तरफ तो 115 यूए में आपने कह रखा है कि नॉर्मली जो रिसीट का नेचर एंड प्रोपोर्शन है वो वही सेम कहलाएगा जो बिजनेस ट्रस्ट की हैंड्स में उसका रहा होगा। तो बिजनेस ट्रस्ट के लिए अगर वो कैपिटल रिसीट है तो फिर यूनिट होल्डर के लिए भी कैपिटल रिसीट कहलानी चाहिए और विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ कैपिटल रिसीट्स तो नॉर्मली टैक्सेबल होती नहीं अंटिल एंड अनलेस समथिंग गिवन स्पेसिफिकली अदरवाइज। तो फिर यूनिट होल्डर कैपिटल रिसीट के ग्राउंड पर उसकी जो नॉन टैक्सेशन है वो क्लेम कर सकते थे। तो लॉ मेकर्स ने 115 यूए में ही जहां माय डियर फ्रेंड सबसेक्शन 1 में सेम नेचर की बात की वहीं सबसेक्शन 3A में उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि जो 56 में हम टैक्स के लिए चार्जेबल अमाउंट बना रहे हैं वहां पर ये जो सेम नेचर वाला रूल है वो नहीं लगेगा, वहां पर ये जो सेम नेचर वाला जो रूल है वो नहीं लगेगा। और एक्स्ट्रा प्रिकॉशन उन्होंने लिया क्या कि अगर कोई ऐसा भी केस बन जाए, कैसा, रिकॉल कीजिए कि यूनिट होल्डर को बिजनेस ट्रस्ट से जो अमाउंट मिल रहा है एक्चुअली ना तो वो इंटरेस्ट और डिविडेंड फ्रॉम एसपीबी के नेचर का है, ना वो रेंटल इनकम ऑफ रीट के नेचर का है, ना ही वो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम बिजनेस ट्रस्ट के एंड्स में अदरवाइज टैक्स के लिए चार्जेबल बन रहा है, और ना ही वो यूनिट होल्डर के लिए भी 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 12 के स्कोप में आ पा रहा है। ऐसा कोई अमाउंट अगर पिक्चर में आ जाए तो वो अमाउंट उस यूनिट होल्डर के लिए यूनिट्स की जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रही होगी उसमें से रिड्यूस कर दिया जाएगा, जिससे कल को जब वो यूनिट होल्डर उन यूनिट्स को आगे बेचेगा तो उसे घटी हुई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का, रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का जो बेनिफिट है वो मिलेगा, उसका कैपिटल गेन ज्यादा आएगा। मतलब जो अमाउंट उसे अभी रिसीव हुआ उस हद तक वो आगे जब उन यूनिट्स को बेचेगा तब एज कैपिटल गेन टैक्स के लिए चार्जेबल बन जाएगा। अब सपोज मिस्टर ए ने यूनिट्स खरीदी थी, उनको ऐसा कोई अमाउंट रिसीव हुआ, ओके, फिर उसके बाद उन्होंने वो यूनिट्स मिस्टर बी को गिफ्ट में दे दी। वो ट्रांजैक्शन जो ट्रांसफर में नहीं आता, जहां पर कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर ली जाती है, तो वहां पर प्रीवियस ओनर को अगर ऐसा कोई सम रिसीव हुआ हो या इस ट्रांजैक्शन के बाद में अगर मिस्टर बी को अगर ऐसी यूनिट्स के रिस्पेक्ट में कोई अमाउंट मिला हो तो वो दोनों ही जो अमाउंट है वो यूनिट्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से रिड्यूस कर दिए जाएंगे। मतलब लॉ मेकर्स कोई रूम नहीं छोड़ना चाहते, इसके लिए उन्होंने इस एक्सप्लेनेशन से ऐसा जो मैसेज है वो मैं यहां पास ऑन किया। तो ये जो कुछ स्पेसिफिक इंसर्शंस थी वो हमने डिटेल में जो डिस्कस की थी क्विकली रिफ्रेश करा दी। और आइए ना अब मैं इन्वेस्टमेंट फंड से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपको रिफ्रेश कराता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट फंड के लिए सबसे पहले तो आप ये रिकॉल कीजिए कि इन्वेस्टमेंट फंड की टोटल इनकम में जो पीजीबीपी वाली इनकम इंक्लूडेड होगी उस पर तो इन्वेस्टमेंट फंड ही टैक्स पे करने के लिए लायबल बनेंगे। अगर वो कंपनी और फर्म की तरह अगर रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेटेड है तो उस केस में कंपनी और फर्म वाला जो रेट है वो हम लगा देंगे। और अगर कोई अदरवाइज लाइक एज अ ट्रस्ट सपोज वो फंड मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट फंड सपोज फॉर्म हुआ है तो ऐसे केस में हम एमएमआर एप्लीकेबल बनाएंगे। एमएमआर को लेकर वही डिस्कशन जो भी बिजनेस ट्रस्ट के लिए रिफ्रेश कराया था वही यहां पर काम आएगा। अगर सपोज इन्वेस्टमेंट फंड की टोटल इनकम में बिजनेस इनकम के अलावा
अलावा कोई अदर इनकम अगर इंक्लूडेड है तो वो अदर इनकम इन्वेस्टमेंट फंड के हैंड्स में 1023 एफबीए में एग्जेम्प्ट कर दी गई है। पेयर को रिक्वायर किया गया है कि ऐसी अदर इनकम के पेमेंट पर आप इस इन्वेस्टमेंट फंड का टीडीएस मत काटना। राइट, सेक्शन 197A1F की पावर को एक्सरसाइज करते हुए सीजी ने ये जो पेमेंट है वो नोटिफाई कर दिए हैं कि इन्वेस्टमेंट फंड के जब अदर इनकम एग्जेम्प्ट ही है तो पेयर उस पर टीडीएस काटना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उनको एग्जेम्प्ट कर दिया। देन माय डियर फ्रेंड्स रिकॉल कीजिए, जो बिजनेस इनकम आप इन्वेस्टमेंट फंड के लिए ही टैक्सेबल कर देते हो वो बिजनेस इनकम वाला कंपोनेंट जो यूनिट होल्डर को मिलेगा, यूनिट होल्डर के लिए वो एग्जेम्प्ट कहलाएगा 1023FBB में। लेकिन जो अदर इनकम है वो जो आप इन्वेस्टमेंट फंड के लिए एग्जेम्प्ट करते हो उन पर यूनिट होल्डर भुगतेंगे, वो यूनिट होल्डर के हैंड्स में टैक्स के लिए चार्जेबल बनेंगे। यूनिट होल्डर क्या स्टेटस और इनकम का नेचर के बेस पर जो टैक्स रेट है वो वहां पर पिक्चर में ले आई जाएगी। अब अदर इनकम पर जब यूनिट होल्डर को टैक्स लगना है तो उन अदर इनकम पर अगर उनका टीडीएस काट लिया जाए तो इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। तो हां, इन्वेस्टमेंट फंड को सेक्शन 194LBB में रिक्वायर किया गया है कि आप टीडीएस काटे। सर टीडीएस का रेट क्या होगा? अगर पे यूनिट होल्डर रेजिडेंट है तो 10%, अगर नॉन रेजिडेंट में फॉरेन कंपनी है तो 35%, और अगर कोई अदर एनआर है तो 30%। और फॉरेनर्स को जो पेमेंट होते हैं उन पर सरचार्ज एंड सेस भी पिक्चर में आता है। हां, वो टीडीएस और फॉरेन टैक्सेशन चैप्टर में जिसकी हम बात भी कर रहे होंगे वो नॉर्मली पिक्चर में यहां पर आएगा। एंड बाय डियर फ्रेंड्स ये तो हमने इनकम बेस्ड जो थिंग्स हैं वो यहां पर रिफ्रेश कर ली। व्हाट अबाउट इन केस ऑफ लॉस? तो सबसे पहले तो मैं आपको यह रिकॉल करा दूं कि सिंस बिजनेस इनकम इन्वेस्टमेंट फंड्स के एंड्स में टैक्सेबल होती है तो अगर पीजीबीपी हेड में अगर लॉस अराइज हुआ होगा तो फिर उसका बेनिफिट इन्वेस्टमेंट फंड को ही दिया जाएगा ना कि यूनिट होल्डर को। अब अदर इनकम सिंस यूनिट होल्डर के एंड्स में टैक्स के लिए चार्जेबल होती है तो अदर हेड का अगर कोई लॉस होगा तो उसका बेनिफिट यूनिट होल्डर को ही दिया जाएगा, प्रोवाइडेड के यूनिट होल्डर ने बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स को, इन्वेस्टमेंट फंड की यूनिट्स को एटलीस्ट 12 मंथ्स होल्ड किया हो। तो जिस यूनिट होल्डर ने इन्वेस्टमेंट फंड की यूनिट्स को 12 मंथ्स भी अभी होल्ड नहीं किया उनको लॉस का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। राइट, अब ये चीजें कैसे वर्क करेंगी? तो माय डियर फ्रेंड्स हमसे इस तरह की गलती ना हो जाए कि इन्वेस्टमेंट फंड के लेवल पर पीजीबीपी हेड में लॉस हुआ है, अदरवाइज उनको हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम हुई है तो हम जो पीजीबीपी हेड का लॉस है उसका बेनिफिट इन्वेस्टमेंट फंड को दे देंगे और हाउस प्रॉपर्टी वाली इनकम यूनिट होल्डर के एंड्स में टैक्सेबल बना देंगे। तो यह गलती हमें नहीं करनी है। पहले तो यह माना जाएगा कि इन्वेस्टमेंट फंड को कोई सेक्शन 1023 एफबीए में एग्जम्पशन मिलनी नहीं है। पहले आप नेट रिजल्ट कंप्यूट कीजिए तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से पीजीबीपी हेड का हम लॉस सेट ऑफ करेंगे, जितना लॉस बच गया सिंस वो पीजीबीपी हेड का लॉस है उसका बेनिफिट इन्वेस्टमेंट फंड को दिया जाएगा। यूनिट होल्डर के हैंड्स में यहां कुछ भी टैक्सेशन पिक्चर में नहीं आएगा। अगर ये नेट रिजल्ट पॉजिटिव होता लाइक अदर इनकम लाइक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 18 लाख होती तो उस केस में वो इन्वेस्टमेंट फंड के हैंड्स में एग्जेम्प्ट कहलाएगी, यूनिट होल्डर के लिए उसे टैक्स के लिए चार्जेबल बनाया जाएगा। तो मतलब क्या कि हम नेट रिजल्ट पहले चेक करेंगे। तो अगर सेक्शन 1023 एफबीए की एग्जेम्पशन के बिना अगर वो नेट रिजल्ट जो इन्वेस्टमेंट फंड की टोटल इनकम का बन रहा है अगर वो नेगेटिव है, हां, तो फिर उस केस में वो जो लॉस है वो लॉस अगर पीजीबीपी हेड का लॉस बच रहा होगा तो उसका बेनिफिट इन्वेस्टमेंट फंड को, अदर हेड का लॉस अगर बच रहा होगा तो उसका बेनिफिट यूनिट होल्डर को, प्रोवाइडेड कि जिसने 12 मंथ्स एटलीस्ट यूनिट को होल्ड किया हो उसको यहां पर मिल पाएगा। राइट माय डियर फ्रेंड्स। अच्छा, बिजनेस इन्वेस्टमेंट फंड के मीनिंग को लेकर भी जो चीज है वो हमने यहां पर डिस्कस की थी। इसका क्रक्स क्या है कि यहां पर कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के जो एआईएफ हैं, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, मतलब ऐसे इन्वेस्टमेंट फंड जिनको कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो ग्रांट हुआ होगा, वो यहां पर इन्वेस्टमेंट फंड की तरह डिफाइन किए गए हैं। ये किनको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलता है वो सारी चीजें मैंने आपके साथ में माय डियर फ्रेंड्स एडिशनली प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ में एडिशनली डिस्कस की थी। लेकिन एक खास बात मैं आपको और रिकॉल कराना चाहूंगा। एक्चुअली अगर इन्वेस्टमेंट फंड ने जो इनकम कमाई अगर उसका एक पार्ट ही उन्होंने प्रीवियस ईयर में अपने यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया है तो जो भी शॉर्टफॉल है वो भी उस प्रीवियस ईयर के लास्ट डे पर डीम्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड मान ली जाएगी। मतलब इन्वेस्टमेंट फंड के द्वारा अपनी बुक्स में अपने यूनिट होल्डर को क्रेडिटेड मान ली जाएगी। इसका मतलब क्या निकलेगा कि भले ही यूनिट होल्डर्स को मिला 80 लाख है लेकिन ये 20 लाख भी उनको डीम्ड टू बी क्रेडिटेड, डीम्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड मान लिया जाएगा। मतलब पूरे 100 लाख पर ये जो यूनिट होल्डर है वो टैक्स पे करने के लिए लाइबेबल बनेंगे। लेकिन ये पक्की बात है कि जो 20 लाख रुपीस अभी टैक्स नहीं किया गया था फ्यूचर में कभी जब उसका
उसका एक्चुअल पेमेंट इन्वेस्टमेंट फंड अपने यूनिट होल्डर को कर रहे होंगे, तब अगेन यूनिट होल्डर उस सेम अमाउंट पर टैक्स के लिए चार्जेबल नहीं किया जाएगा। आई होप आपको यह बात भी रिकॉल हो गई होगी माय डियर फ्रेंड्स 115 यूबी में अलोंग विद एक्सप्लेनेशन जो हमने ये डिस्कस की थी। अब इन्वेस्टमेंट फंड का ये वाला जो पार्ट है ये तो सेक्युरिटाइजेशन ट्रस्ट में भी माय डियर फ्रेंड्स सेम लाइन पर एप्लीकेबल बनाया गया है। हां, तो इन्वेस्टमेंट फंड के बाद में आइए एग्जाम के लिए थोड़ा सा कम जो रेलिवेंट। अच्छा, एक और बात मैं आपको रिकॉल करा दूं कि ये हमने कह तो दिया कि जो इन्वेस्टमेंट फंड को अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगी उसका जो नेचर एंड प्रोपोर्शन है वो वही सेम कहलाएगा जो इन्वेस्टमेंट फंड की टोटल इनकम का इन्वेस्टमेंट फंड्स के एंड्स में रहा होगा। लेकिन कैसे यूनिट होल्डर को पता लगेगा? तो इन्वेस्टमेंट फंड को ऑब्लाइज किया गया है कि आप अपने ईच यूनिट होल्डर को एंड प्रिस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी जो प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर है उनको एक स्टेटमेंट फर्निश करेंगे। वो फॉर्म, टाइम एंड मैनर हमने एडिशनली नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से माय डियर फ्रेंड्स रूल 12 सीबी की हेल्प से डिस्कस किया था। अब मैं आपको सेक्युरिटाइजेशन ट्रस्ट से रिलेटेड जो टैक्स इंप्लीकेशन है वो भी रिफ्रेश करा देता हूं। सबसे पहले तो हमने सेक्युरिटाइजेशन ट्रस्ट को लेकर जो एक लाइव केस था वो डिस्कस किया था। इनफैक्ट सेक्युरिटाइजेशन के लिए ये आपने कंसीडरेशन में लेकर चलना है कि जब आप फ्यूचर रिसीवेबल सम्स को बेस बनाकर सिक्योरिटीज इशू करते हो तो दैट इज कॉल्ड सेक्युरिटाइजेशन। मेनली जो सेक्युरिटाइजेशन ट्रस्ट से रिलेटेड टैक्स इंप्लीकेशन हमें लॉ में प्रोवाइड किया गया है उसमें याद कीजिए सेक्युरिटाइजेशन ट्रस्ट को सेक्युरिटाइजेशन की एक्टिविटी से जो भी इनकम होती है वो लॉ मेकर्स ने सेक्शन 1023 डीए में एग्जेम्प्टेड बना रखी है। तो एक्चुअली कौन भुगतेंगे? जो सेक्युरिटाइजेशन ट्रस्ट के इन्वेस्टर होंगे वे। याद कीजिए फ्रेंड्स, सेक्युरिटाइजेशन ट्रस्ट में इन्वेस्टर ने पैसा लगाया तो सेक्युरिटाइजेशन ट्रस्ट के लेवल पर जो भी इनकम आएगी लॉ मेकर्स ने इन्वेस्टर्स को क्या मैसेज पास ऑन किया कि वो आपके हैंड्स में टैक्स के लिए चार्जेबल मानी जाएगी। एक्चुअली वो फंड अगर आपने ही सेक्युरिटाइजेशन ट्रस्ट की बजाय डायरेक्टली इन्वेस्ट किया होता तो वो इनकम आपके लिए जिस तरह से टैक्सेबल बन रही होती बिल्कुल उसी से मैनर में आपको टैक्स के लिए चार्जेबल बना दी जाएगी। सेक्युरिटाइजेशन ट्रस्ट के द्वारा इन्वेस्टर को जो भी इनकम पे की जाएगी इन्वेस्टर के लिए उस रिसीट का जो नेचर एंड प्रोपोर्शन है वो बिल्कुल वही सेम होगा जो सेक्युरिटाइजेशन ट्रस्ट की टोटल इनकम का उनके हैंड्स में रहा था। और कैसे पता लगेगा ईच इन्वेस्टर को? तो याद कीजिए लॉ मेकर्स ने सेक्युरिटाइजेशन ट्रस्ट को ऑब्लाइज किया है कि आप अपने ईच इन्वेस्टर को एंड प्रिस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी को एक स्टेटमेंट फर्निश करेंगे जिसमें आप अपनी इनकम का जो नेचर एंड प्रोपोर्शन है उसकी डिटेल्स उन्हें देंगे। और इस रिलेशन में माय डियर फ्रेंड जो प्रेस्क्रिप्शन है वो हमने नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से एडिशनली डिस्कस किया। एंड रिकॉल कीजिए प्लीज, अगर सेक्युरिटाइजेशन ट्रस्ट को 100 लाख रुपीस की इनकम हुई और उन्होंने अभी केवल 80 लाख ही डिस्ट्रीब्यूट किया था तो जो 20 लाख रुपीस का अमाउंट जो सेक्युरिटाइजेशन ट्रस्ट ने अर्न कर लिया लेकिन अभी इन्वेस्टर्स को क्रेडिट और पे नहीं किया है वो भी रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के लास्ट डे पर उनके द्वारा अपने इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्रेडिटेड मान लिया जाएगा। तो आप भली सेक्युरिटाइजेशन ट्रस्ट के लेवल पर 100 लाख की इनकम में से इन्वेस्टर को गया 80 लाख था लेकिन आप वो जो बचा हुआ 20 लाख है वो भी करंट ईयर की ही उन इन्वेस्टर की इनकम ट्रीट करके उनको टैक्सेबल बनाएंगे। तो जब फ्यूचर में उस 20 लाख को एक्चुअली सेक्युरिटाइजेशन ट्रस्ट के द्वारा अपने इन्वेस्टर्स को क्रेडिट किया जाएगा, क्या वो अगेन उस टाइम पर इन्वेस्टर टैक्स के लिए लायबल बनेंगे? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। लॉ मेकर्स ने डबल टैक्सेशन को यहां अवॉइड कर रखा है। एंड फ्रेंड्स रिकॉल कीजिए सेक्युरिटाइजेशन ट्रस्ट के द्वारा अपने इन्वेस्टर को जो इनकम दी जाती है उस पर टैक्स डिडक्शन की भी जो प्रोविजन है वो लॉ मेकर्स ने सेक्शन 194 एलबीसी में हमें प्रोवाइड कर रखे हैं। जो भी इनकम सेक्युरिटाइजेशन ट्रस्ट के द्वारा अपने इन्वेस्टर्स को क्रेडिट और पे की जाए या जो भी डीम्ड टू बी क्रेडिटेड ट्रीट कर ली जाए टोटल अमाउंट पर सेक्युरिटाइजेशन ट्रस्ट को ऑब्लाइज किया गया है कि वो इन्वेस्टर का जो टीडीएस है वो डिडक्ट करेंगे। सर किस रेट से टीडीएस होगा? डिपेंड करता है पेई कौन है। अगर पेई रेसिडेंट है तो चाहे वो अब रेसिडेंट इंडिविजुअल हो या कोई अदर रेसिडेंट हो, पहले जो रेट्स का वेरिएशन था अब उसको एट पार ला दिया गया है। अब रेसिडेंट पेई की इन्वेस्टर का जो पेयर सेक्युरिटाइजेशन ट्रस्ट है उनके द्वारा जो टीडीएस है वो 10% की रेट से डिडक्ट किया जाएगा। अगर वो पे इन्वेस्टर फॉरेन कंपनी है तो उनका 35% और कोई अदर एनआर पे है तो 30% की रेट से टीडीएस काटा जाएगा। सर किस टाइम पर टीडीएस काटा जाएगा? तो जब ये इनकम सेक्युरिटाइजेशन ट्रस्ट के द्वारा इन्वेस्टर को एक्चुअली पे कर दी जाए या अपनी बुक्स में उनके अकाउंट में क्रेडिट कर लिया जाए जिसमें डिम्ड क्रेडिटिंग वाला केस भी कवर्ड है। तो जो भी इवेंट पहले अकर होगी तब उस टाइम पर जो टैक्स डिडक्शन है वो पिक्चर में ला दिया जाएगा।
का। तो फ्रेंड्स एग्जामिनेशन पर्पस के लिए तो आपने जो सेक्रेटेशन ट्रस्ट से रिलेटेड टैक्स इंप्लीकेशन है उसमें बस ये जो 3 सेक्शन थे, हां, वो कंसीडरेशन में यहां लेने थे। उसके अलावा तो सेक्रेटेशन ट्रस्ट को लेकर जो प्रैक्टिकल व्यू है कि यहां सिटी बैंक ने एंड आईसीआईसीआई बैंक वगैरह ने किस तरह से किया, वो हमने क्लास में एडिशनली डिस्कस किया था। मेनली एग्जाम के लिए तो आपने बस ये लीगल पोजीशन है जो सेक्रेटेशन ट्रस्ट के लिए कैरी करनी है। तो आज इस रिवीजन सेशन में हमने बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड एंड सेक्रेटेशन ट्रस्ट को रिफ्रेश किया। इसी तरह से हम रेगुलर बैच में एक नया टॉपिक जब आगे डिस्कस करेंगे तो उसके लिए भी रिवीजन सेशन में इसी तरह से चीजों को क्विकली रिफ्रेश करते रहेंगे। तो मिलेंगे फ्रेंड्स नए सेशन में कुछ नई चीजों के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय टू यू, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर।